नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा जारी है। गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आयुष विश्वविद्यालय पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके हाथों आज होना है। ऑडिटोरियम, हॉस्टल शिलान्यास वो करेंगे और दोनों कार्यक्रम में राज्यपाल सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी, जहां पर विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके हाथों होना है। आज आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण वो करेंगी, जहां पर ऑडिटोरियम, हॉस्टल शिलान्यास भी उनके हाथों होना है और यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। बीते दिन जब राष्ट्रपति पहुंची थी, तब एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत से लेकर हर एक कार्यक्रम में तमाम पहलुओं पर समीक्षा तक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरीके से यहां पर सजग बने हुए हैं और दोनों कार्यक्रम में भी राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आज रहने वाली है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की मानवीय कीमत का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी वैश्विक मंच पर आतंकवाद के पीड़ितों की व्यथा और इसके गंभीर मानवीय प्रभाव को उजागर करने के उद्देश्य से लगाई गई है। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद केवल राजनीति या रणनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार सुझाव दे रहा है कि ईएलवी यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, जीवन अंत वाहन को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते सरकार अब इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जल्द ही पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएँ और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे और देखते हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सचिवालय में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट में की गई घोषणाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को इनका त्वरित लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बजट सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर राज्य के हर वर्ग तक पहुंचे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और युवाओं से जुड़ी योजनाओं की विशेष समीक्षा की गई। तो चंडीगढ़ में जनहित में योजनाएं जल्द लागू हो, ये सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक के दौरान निर्देश दिए गए हैं। बजट योजनाओं पर सख्त सैनी यहां पर होते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया है कि योजनाएं महज कागज पर नहीं, बल्कि
जमीन पर उतरे ताकि हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके। जनहित में योजनाएं जल्द लागू हों, ये सख्त निर्देश सीएम सैनी की ओर से लागू किए गए। उच्च स्तरीय बैठक में तमाम पहलुओं पर समीक्षा यहां पर सीएम की ओर से की गई है और इसी के साथ सभी विभागों की ओर से अपनी रिपोर्ट भी पेश की गई है। ऐसे में सीएम सैनी ने सभी को निर्देशित किया है कि सभी योजनाएं जो है प्रभावी तरीके से लागू हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर आवश्यक निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी है और भरोसा दिलाया है कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी सीएम की ओर से साफ किया गया है। तो भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम के समक्ष जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर ध्यानपूर्वक सभी की समस्याएं सीएम ने सुनी है और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया है। उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, उन सभी का निस्तारण किया जाएगा। तो गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हर बार की तरह भारी तादाद में लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पर सीएम के समक्ष पहुंचे, जहां पर सीएम ने एक के बाद एक सभी की समस्याएं सुनी हैं। ध्यानपूर्वक सभी की समस्याएं सुनकर सीएम ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का निस्तारण किया जाए और कोई भी लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पर बड़ी खबर सामने आई है। आज नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा हो सकती है, बताया जा रहा है। प्रांतीय परिषद की बैठक में ऐलान होगा। महेंद्र भट्ट को दोबारा ये कमान मिल रही है, ये खबर सामने आई है। तो महेंद्र भट्ट एक बार फिर से अध्यक्ष का पद जो है यहाँ पर संभालते हुए नजर आएंगे और उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से महेंद्र भट्ट जो है ये कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। आज नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होनी है। प्रांतीय परिषद की बैठक में ये ऐलान होगा। महेंद्र भट्ट को दोबारा ये कमान जो है सौंपी जा रही है। जो बीता कार्यकाल उनका रहा है, जिस तरीके से बखूबी उन्होंने अपनी भूमिका बतौर बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड में निभाई है, ऐसे में एक बार फिर उन्हें इसी पर जो है रखा जा रहा है पद पर। एक बार फिर से उन्हें ये कमान जो है सौंपी जा रही है। ऐसे में देखना होगा एक बार फिर से कमान संभालकर क्या कुछ बड़े फैसले वो उत्तराखंड में लेते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ था, ऐसे में प्रांतीय परिषद की बैठक में आज ये ऐलान होगा। महेंद्र भट्ट को दोबारा जो है बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। एक बार फिर से वो कमान जो है संभालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ अहम और बड़े फैसले वो लेते हुए उत्तराखंड में नजर आएंगे बीजेपी के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ नई पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में आयोजित कमिश्नरेट दिवस परेड की समीक्षा की है। इस परेड में दिल्ली पुलिस के कमिश्नरेट सिस्टम की स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर इसे आयोजित किया गया और इस अवसर पर उपराज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और दिल्ली पुलिस के जवानों की कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट प्रणाली ने राजधानी की कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाया है। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य अतिथि और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की प्रशंसा इस दौरान की गई है और कमिश्नरेट दिवस परेड की समीक्षा यहां पर हुई है, जहां पर कहा गया है कि उपराज्यपाल ने यहां पर निरीक्षण किया है और तमाम पहलुओं पर निरीक्षण के बाद दिल्ली पुलिस की सराहना भी यहां पर की गई है। जिस तरीके से काम यहां पर किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को सजग बनाया जा रहा है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की प्रशंसा यहां पर की गई है और उपराज्यपाल ने भी यहां पर परेड का निरीक्षण किया है। इसी के साथ यहां पर कई गणमान्य जन और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में एक नए शयन गृह परिसर यानी यात्री निवास का उद्घाटन किया है। ये पहल यात्रियों को बेहतर रहने और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। सरकार और श्राइन बोर्ड की ओर से ये यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही हैं। उपराज्यपाल ने शयन गृह का उद्घाटन यहाँ पर किया है। पंता चौक में यात्री निवास यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिससे जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके रहने और ठहरने के लिए यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की जा सके। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर पंथा चौक पर यात्री निवास शुरू किया गया है, जिससे कि यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर ठहरने की व्यवस्था मिल पाएगी। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर आप देख रहे हैं पहले से तैयारियां जो है चल रही हैं और उपराज्यपाल की ओर से यहाँ पर यात्री निवास शुरू किया गया है, जिससे भारी तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके रहने और ठहरने के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर व्यापक रूप से की जाएंगी। और इस कार्यक्रम में तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जल्द ही यात्रा शुरू होगी और प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह सजग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में आज से कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है घरेलू गैस सिलेंडर आज से सस्ता हो सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती होगी, जो कि खुशखबरी है। और ट्रेन निकले से 8 घंटे पहले चार्ट। ट्रेन टिकट महंगे होने के संकेत हैं। आज से कई बड़े बदलाव जो हैं लागू हो रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमत में कटौती होने की संभावना भी है, क्योंकि अब जो है गैस सिलेंडर की कीमतों में अगर कटौती होती है तो ऐसे में जो आम जन है उनके लिए खुशखबरी होगी। घरेलू गैस सिलेंडर आज से सस्ता होगा, ये बताया जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती की जाएगी और ट्रेन टिकट महंगे होने के संकेत भी मिल रहे हैं। आज से कई बड़े बदलाव जो हैं लागू हो रहे हैं। ट्रेन टिकट से लेकर गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। गाजीपुर इलाके के एक पेट्रोल पंप से सामने आए वीडियो में देखा गया है कि नोटिस प्रोमिनेंटली प्रदर्शित किया गया है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर सिस्टम भी यहां पर लगाए गए हैं, ताकि नियम तोड़ने वालों की निगरानी की जा सके, उन्हें मौके पर ही आगाह भी किया जा सके। ये निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और परिवहन विभाग द्वारा भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। नीति के तहत इन्हें लागू किया गया है और इसका मकसद है शहर में वायु प्रदूषण को कम करना। पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया में ये एक बड़ा और सराहनीय कदम है। और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता की ओर से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि पुराने वाहनों को जल्द से जल्द दिल्ली में बंद किया जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। और पेट्रोल पंप पे एक ऐसा ही पोस्टर जो है चस्पा होने का वीडियो सामने आया है, जहां पर पोस्टर में लिखा हुआ है कि पुराने वाहनों को यहां पर जो है ईंधन नहीं मिलेगा और डीजल और पेट्रोल के लिए अलग अलग समय यहां पर रखा गया है। यानी कितने साल पुराने यहाँ होंगे, 10 और 15 साल इसके लिए निर्धारित किया गया है। 10 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, तो वहीं 15 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन अब नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हुए और प्रदूषण को कम करने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पावन नगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। सुबह तड़के से सिलसिला शुरू हुआ और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है और इसी कारण हर सप्ताह बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है लोग हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। आज विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से आरती प्रसाद चढ़ाना और दर्शन का लाभ लिया। तो आज मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, जहां अयोध्या में जय श्री राम की गूंज से पूरा वातावरण जो है गुंजायमान हो उठा और सुबह तड़के से ये सिलसिला जो है शुरू हो गया था, जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु जो है उमड़ पड़े हनुमानगढ़ी मंदिर में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया था और बाहर से कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और प्रसाद चढ़ाकर जो है यहाँ पर सुख समृद्धि की कामना श्रद्धालुओं ने की है। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खासकर प्रशासन यहां पूरी तरह मुस्तैद रहा और श्रद्धालुओं ने भी सुबह सुबह पहुंचकर भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की है, प्रसाद चढ़ाया है और इसी के साथ सुख समृद्धि की कामना की है। और आज मंगलवार का दिन भी है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, तो ऐसे में भारी तादाद में श्रद्धालु जो है हनुमानगढ़ी पहुंचे। पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है और प्रसाद चढ़ाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिलाई बैंड हादसे में रेस्क्यू जारी है। लापता 7 मजदूरों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। भूस्खलन से सड़क पूरी तरह बह गई थी। बारिश का अलर्ट है। जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यमुनोत्री हाईवे पर भी भारी भूस्खलन हुआ है बताया जा रहा है। ऐसे में कई मार्ग जो है वो बाधित हो गए हैं और जो भूस्खलन पहले हुआ था उसमें जो सिलाई बैंड पर भूस्खलन हुआ, 9 मजदूर बताया जा रहा था कि मलबे में दब गए हैं। 2 के शव बरामद हुए हैं, लेकिन 7 मजदूरों की तलाश अभी भी लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। मलबे को हटाकर 7 मजदूरों की तलाश यहां पर की जा रही है। सिलाई बैंड हादसे में रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। तीसरा दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का और ये लगातार जारी है। 7 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 मजदूरों के शव जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले दिन बरामद हुए थे। ऐसे में 7 और मजदूर अभी लापता हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फैक्ट्री से लगातार धुआं उठता देखा गया है और आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली करा दिया गया है। दमकल कर्मी तेजी से आग को फैलने से रोकने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो भीषण आग लगने की खबरें सामने आई भोपाल से। हालांकि किन कारणों के चलते आग लगी है ये सामने नहीं आया है, जांच का विषय है। लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास दमकल कर्मियों की ओर से किया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वाटर कैनन के जरिए लगातार इस आग को बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर वक्फ कानून का मुद्दा सुलग गया है, जहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और इस रैली को नाम दिया गया वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर खूब बरसे, यहां तक कि ये बात भी कह डाली कि अगर हमारी सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। अब इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है और जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि सपा और आरजेडी देश में शरिया लाना चाहते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। इसका नेतृत्व इमारत शरिया और मुस्लिम डिबेट और कई अन्य मुस्लिम तंजीमों की ओर से किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी
और AIMIM प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तीखा विरोध किया। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। पटना के गांधी मैदान में भीड़ थी और मंच से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। वक्फ कानून पर रैली करते हुए तेजस्वी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, वक्फ कानून के विरोध के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने दावा ठोक दिया कि एनडीए अब सत्ता में नहीं टिकने वाली। और साथ ही तेजस्वी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। वहीं बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और तेजस्वी पर कड़ा हमला बोला। पहले बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में बीजेपी ने लिखा कि तेजस्वी यादव की गांधी मैदान रैली का असली एजेंडा अब सामने आ गया है। मंच से अब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार को संविधान नहीं शरीयत से चलाना चाहते हैं? देश को बांटने वाली इस खतरनाक राजनीति का जवाब जनता 2025 में देगी। बिहार बाबा साहब के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार का सिलसिला आगे बढ़ाया, मगर ये कोई सादा जवाब नहीं था। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरजेडी और सपा का समाजवाद महज ढोंग है, असल में ये नमाजवाद है और इसके पीछे की साजिश है भारत की सरजमी पर शरिया कानून लागू करने की साजिश। और साथ में वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे
कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो आखिरकार तस्वीर साफ होती जा रही है। जब जब बीजेपी वक्फ जैसे विवादित कानूनों पर सवाल उठाती है, तब तब विपक्ष भड़क जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता में आकर कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, लेकिन सवाल ये है कि पर चोट करता है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि देश किसी मजहबी कानून के इरादे से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने जो सवाल उठाया कि क्या वक्फ कानून कुरान में है, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब में भी है, ये सवाल विपक्ष को बेचैन करता है, क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।